My name is Arun and I teach science to class 8th and 10th। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की मेम्ब्रेन है, डीएनए है, डीएनए स्ट्रैंड। चलिए हमें इसको ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है सेल को पढ़ने की। वाई वी स्टडी द सेल। तो घर ब्रिक से बनता है, उस पूरी इमारत की जो एक छोटी इकाई है वो एक ईंट है। उसी तरीके से जो हमारी शरीर को बनाने वाली जो इकाई है वो एक कोशिका। अपने आसपास देखिए इमेजिन करिए क्या क्या आपको दिखता है अपने आसपास। कॉपी रखी होगी, किताबें रखी होंगी, मेरे पास भी सामने है, ये पेन है, तो ये लैपटॉप है, फ़ोन है, चींटी दिख गई, कोई मच्छर दिख गया, तो ये सभी चीज़ें हमें दिखती है अपने आसपास। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये है जैसे कि ये कुछ एनिमल है, ये घास है, ये एनिमल है। ये आपके स्कूल का क्लासरूम है, ये चेयर है, यहाँ पे ये बच्चे हैं, यहाँ पे बोर्ड है सामने, ये फर्श है, ये लोहे लगा है इसमें, तो ये कांच है, ये बच्चे हैं खेल रहे हैं। तो अब मेरा सवाल ये है कि इनमें से जीवित कौन है और अजीवित कौन है, मीन्स लिविंग क्या चीज़ है और नॉन लिविंग क्या चीज़ है। तो आप बता सकते हैं कि ये लिविंग है, ये बच्चे लिविंग है, ये चेयर ये नॉन लिविंग है, ये लोहा है, ये नॉन लिविंग है। तो हमारा सवाल ये यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। दूसरा ये है कि आपको पता कैसे चला कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो एक सीधी सी बात है कि लिविंग चीज़ें ग्रोथ करती है। ग्रोथ इन द सेंस जैसे कि ग्रोथ तो आप ये भी कहेंगे कि फिर जैसे कि हमने सफाई नहीं की तो धूल लग गई किसी तस्वीर पे या बर्तनों पे या मेज पे, तो धूल का चट्टा लगता जा रहा है, थोड़ी जमती जा रही है, तो वो भी ग्रोथ कर रही है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रोथ का मतलब है इनसाइड से, मतलब अंदर से कोई चीज़ ग्रो हो रही है। जैसे हमारी बॉडी, जब हम छोटे थे तो जब हम पैदा हुए थे तो छोटे से थे, लेकिन हम अभी इतने बड़े हो चुके हैं, तो वो हमारी ग्रोथ है। वो हमारे बाहर नहीं है, बाहर कहीं पर नहीं लग रहा है, हमारे अंदर ही ग्रोथ हो रही है, अंदर से ग्रोथ हो रही है। जैसे कि वो घास है, वो सब घास तो खैर अलग चीज़ होगी, घास तो लिविंग चीज़ है क्योंकि वो एक प्लांट है। तो प्लांट अपना विड्थ बढ़ाते हैं, साइज बढ़ाते हैं। जैसे कि कोई पेड़ है, आम का पेड़ है, या अभी केले का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, जैसे अभी अमरूद चल रहे हैं, तो वे क्या करते हैं, वे अपनी हाइट बढ़ाते हैं, मतलब फ्रॉम दी इनसाइड, अंदर से। तो लिविंग अपनी ग्रोथ करता है, खाना लेता है, पचाता है, उसे फिर एक्सक्रीट आउट करता है। तो ये सब लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक है। नॉन लिविंग की क्या है? नॉन लिविंग ना तो कुछ फूड ग्रहण करता है, ना उसे पाचन करता है, ना उसे एक्सक्रीट आउट करता है। तो ये एक बेसिक सा क्राइटेरिया है दीवार की, मतलब वॉल को हिंदी में दीवार ही कहते हैं। ये ईंटों की दीवार है, तो इसमें क्या है, ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स छोटी सी यूनिट है, इसके लगने से पूरी इमारत, पूरी वॉल तैयार हुई। इसी तरीके से एक ईंट के बराबर ही हमारी एक कोशिका होती है, तो उसके जुड़ के बनने से हमारा पूरा शरीर बना है। हमारे हार्ट्स, लंग्स, हम जिससे सांस लेते हैं, लंग्स जो हमारा ब्लड पंप करता है, हार्ट, हम देख पाते हैं आँखें, तो ये सब हम बोल पाते हैं, हमारा माउथ, टंग, ये सब सेल से बना हुआ है। ठीक है, तो हमें ये सेल चैप्टर शुरू करना है कि आखिर सेल ऐसा क्या काम कर रही है और कैसे काम कर रही है कि हम बोल पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं, हम अपना हाथ ऐसे उठा पा रहे हैं, हम ऐसे कुछ चीज़ लिख पा रहे हैं। तो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है ये? कोशिका ऐसा क्या काम कर रही है कि ये हम सब काम कर पा रहे हैं इतनी स्मूथली। तो इसी चीज़ को जानने के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि पहले हम कोशिका को जानें। कोशिका जाने तो सही वो है क्या चीज़, तो चलिए जानते हैं कोशिका क्या चीज़।
तो चलिए शुरू करते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर ईदर लिविंग और नॉन लिविंग। तुम पहले से जानते हो कि हमारे जो भी आसपास चीज़ें हैं वो या तो लिविंग है या नॉन लिविंग। फर्दर, इसके अलावा यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। हाँ, और हम ये जानते हैं कि आप ये जानते हैं कि सभी लिविंग चीज़ें कुछ फंक्शन करती है, बेसिक फंक्शन। तो कैन यू लिस्ट दिस फंक्शन कि हाँ, खाना, फूड एब्जॉर्ब करती है, उसको डाइजेस्ट करती है, उसको एक्सक्रीट आउट करती है और अपनी ग्रोथ करती है। तो ये सब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। तो अलग अलग तरह के ऑर्गन। अब ऑर्गन क्या चीज़ होते हैं? एक कोशिका के मिलने से हमारा टिश्यू बनता है। इसको ऐसे समझिए, एक ईंट के मिलने से एक पूरा ये वॉल तैयार होती है। ऐसे एक कोशिका के मिलने से हमारा एक टिश्यू तैयार होता है, और फिर इस एक वॉल के साथ में दूसरी वॉल जोड़ेंगे, तीसरी जोड़ेंगे, चौथी जोड़ेंगे तो एक कमरा तैयार होता है। तो ऐसे ही हमारा एक ऑर्गन तैयार होता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और फिर ऐसे ही बहुत सारे कमरे मिला करके हमारा पूरा घर बनता है। तो ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू मिला करके हमारा पूरा, ऐसे टिश्यू मिलाने के बाद ऑर्गन बनता है, ऑर्गन को मिलाने के बाद पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम क्या है? हम कुछ भी लिविंग चीज, चींटी, मकोड़ा, हाथी और जो के ह्यूमन बीइंग, प्लांट, ये सब। तो ऑर्गन टिश्यू के मिलने से बनता है, और टिश्यू बनता है सेल के मिलने से। तो इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। अब इस चैप्टर में हमें ये जानना है कि इस जो हमारा ऑर्गन है, ऑर्गन को जो बनाने वाली यूनिट है वो कौन सी है, उसके बारे में हम जानेंगे। कौन सी है? वो है सेल। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से बनता है ऑर्गन। तो सेल में भी कंपेयर टू ब्रिक, सेल को हम एक ब्रिक से कंपेयर कर सकते हैं। ब्रिक जैसे ब्रिक्स आर असेंबल टू मेक अ बिल्डिंग। ये जो ब्रिक्स हैं इसके मिलने से बिल्डिंग बनती है। तो इसी तरीके से सिमिलरली सेल्स आर असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। इसी तरीके से जो सेल है उसको जब असेंबल करते हैं, असेंबल मतलब जोड़ा जाता है, तो उससे ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया? चलो आगे चलते हैं। कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो, जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, चलिए, इतना समझ आ गया होगा आपको। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगला कह रहा है डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की खोज किसने की? हमें असलियत में पता कैसे चला? क्या पता चला? कि कोशिका है। कोशिका क्या चीज़ है? कोशिका के मिलने से टिश्यू बनता है, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन बनता है। तो ये किसने बताया? तो उसी चीज़ को हम जानेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट ही थे। रिसर्च क्या की? उन्होंने 1665 में ऑब्जर्व किया। क्या? ये जो आप देख रहे हो कॉर्क, ये उनका बेसिकली एक दुकान थी मार्केट में। तो दुकान पे सामान बेचा करते थे। तो मतलब उनका ऐसा कुछ, वैसे कुछ, ये जो आपको देख रहे हैं इसको कॉर्क बोलते हैं। सॉरी, ये बोतल पे लग गई, और इसकी उन्होंने एक स्लाइस काटी। स्लाइस मतलब एक पीस लिया और उसको एक मैग्नीफाइंग डिवाइस, मतलब जैसा कि मैग्नीफाइंग डिवाइस जैसे पहले ज़माने में माइक्रोस्कोप नहीं हुआ करते थे। माइक्रोस्कोप क्या होता है वो आगे बताऊंगा। माइक्रोस्कोप से हम कोई भी छोटी से छोटी चीज़ को हम देख सकते हैं बड़ा करके मतलब वो छोटी चीज़ बड़ी दिखती है उसमें, तो उसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो उस माइक्रोस्कोप तो नहीं थे, तो उन्होंने ग्लास वगैरह, लेंस वगैरह को जोड़ करके मैग्नीफाइंग डिवाइस बना रखा था। जैसे कि आपने बाहुबली देखी होगी, बाहुबली, तो उसमें जो वो थी बाहुबली की माता, क्या नाम था, पता नहीं नाम क्या था, तो
तो वो ऐसे सर उसका भल्लाल देव के बेटे का सर ऐसे लेकर के आती है, तो भल्लाल देव देखता है उसको, इसमें दूरबीन टाइप है। तो एक एक कुछ कांच टाइप लेंस टाइप दो लगाते हैं, एक आगे एक पीछे, वो देखते हैं। तो ऐसे ही कुछ छोटा मोटा जुगाड़ रखा था रॉबर्ट हुक ने। तो उसने 1665 में ऐसा देखा इस कोर की स्लाइस में से कि उसको ऐसी इमेज दिखी जैसी ये है। उसने देख करके तो उसने कुछ ऐसे बॉक्सेस टाइप देखे, कुछ ऐसे जैसे कि कुछ बॉक्स दिखे उसमें। तो पढ़ते हैं, रॉबर्ट हुक in 1665 observed slice of cork under a simple magnifying device. Cork is a part of the bark of a tree. He took thin slice of cork and observed them under a microscope. वही जो मैं बता रहा हूँ कि उसने कॉर्क लिया, एक बार्क होता है, बार्क है पेड़ की जो छाल होती है, छाल मतलब जो पेड़ का जो जिसपे जो पेड़ का स्टेम होता है, स्टेम मतलब वो जो थोड़ा कठोर सा होता है, तो उसको बार्क बोलते हैं। तो उस बार्क के छोटे हिस्से को कॉर्क बोलते हैं। तो इस कॉर्क के भी उसने पीस लिए छोटे छोटे, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, और उसने उसको ऑब्जर्व किया उसने उस मैग्नीफाइंग डिवाइस के मतलब की हेल्प से। तो ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस और कंपार्टमेंट इन द प्रोडक्ट स्लाइस। उसने इस कॉर्क की स्लाइस में ऐसे कुछ कंपार्टमेंट देखे, कुछ बॉक्सेस देखे। बॉक्सेस कैसे थे? तो उसने ऐसे कुछ बॉक्सेस देखे, आपने देख रखे होंगे हनी कॉम्ब है, ये मधुमक्खी का छाता। तो उसमें ऐसे ऐसे डिज़ाइन होता है, तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही उसको दिखा। These boxes appeared like a honeycomb की तरह उसको दिखे। He also noticed that one box was separated from the other by a wood or partition। उसने ये देखा बिल्कुल इसी की तरह हर एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से कुछ मतलब सेपरेटेड है, ऐसे कुछ वॉल की तरह, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही वो था पार्टीशन कुछ ऐसा। तो बेसिकली अब ये सेल वॉल थी, और जो कोर क्या वो प्लांट सेल है, तो ये प्लांट सेल की उसको ये सेल वॉल दिखी थी, और जो कोर थी वो डेड सेल होती है, तो डेड सेल की सेल वॉल थी। तो सेल वॉल क्या होता है ये पढ़ेंगे आगे। सेल वॉल होता है जो सेल के बाहर एक कवरिंग होती है जो बेसिकली सेल को प्रोटेक्ट करती है कि उसको कुछ हानि ना हो। तो he also noticed that one box was separated from the other by a wall or partition. Hook coined the term cell for each box। तो हुक ने एक ये जो बॉक्स है हर एक बॉक्स के लिए नाम दिया एक सेल। तो जो सेल टर्म था ये हुक ने दिया था। What Hook observed as boxes or cell in the core were actually dead cell। तो जो ये हुक ने देखा था ये बेसिकली डेड सेल थी। डेड सेल कैसे? ये प्लांट सेल की कॉर्क में जो है, कॉर्क बेसिकली प्लांट का पार्ट, तो प्लांट की डेड सेल थी कॉर्क, ये प्लांट सेल थी। तो आगे चलते हैं। इतना बच्चों समझ आ गया होगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जो इसको डिवाइस था वो कुछ ऐसा था, ऐसा ये जो कर्सर है राइट हैंड साइड में, तो ये ऐसा डिवाइस था जो रॉबर्ट हुक ने जो उसको ऑब्जर्व किया। लेकिन आपका जो माइक्रोस्कोप है वो ये हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था। और ये अब का लेटेस्ट जो माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये वो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। ये जो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेल है ये इम्प्रूव माइक्रोस्कोप के आने के बाद ही ऑब्जर्व की गई। वेरी लिटिल वाज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। जब रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था उसके 150 साल तक भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता था हमें सेल के बारे में। टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड its function. Today we know a lot about cell structure and its function because of improved microscope having high magnification।
तो आज के जो माइक्रोस्कोप है उसकी खोज की वजह से हम बहुत कुछ जान पाए, क्योंकि इसकी हाई मैग्नीफिकेशन पावर है। मैग्नीफिकेशन मतलब चीज़ों को थोड़ा बड़ा करके देखने की शक्ति। जो सेल है, सेल के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ये जैसे मैंने बताया था आपको, ये जो एक बिल्डिंग की जो इकाई होती है, बेसिक यूनिट, वो एक ब्रिक्स है। इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट है वो भी एक सेल है। फिगर 8.2 देखिए, 8.2 आगे आएगी। द बिल्डिंग तो बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक हैव डिफरेंट डिज़ाइन, शेप एंड साइज। ये बता रहे हैं कि ये जो एक बिल्डिंग है उसमें जो ब्रिक की शेप है और जो साइज है वो सब अलग अलग है, और डिजाइन जो बना रखा है उससे वो भी सब अलग अलग है। इसी तरीके से हमारे जो शरीर है उसमें जो सेल है, सेल की का साइज और उसका डिज़ाइन और उसकी शेप उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड है। जैसे कि आरबीसी एक राउंड शेप की होती है क्योंकि उसे ऑक्सीजन कैरी करना होता है। एक नर्व सेल वो थोड़ी एक स्ट्रेट होती है लाइन जैसे, क्योंकि उसे सिग्नल पास ऑन करना होता है। और दूसरी सेल्स हैं उनका शेप अलग अलग होता है उनकी फंक्शन के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे कि इंटेस्टाइन में जो सेल है, कोशिका है, उनका एरिया बढ़ा के रख रखा है क्योंकि उनका काम होता है एब्जॉर्प्शन का। वे फूड को, बचे हुए खाने को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके से ये सब का डिफरेंट शेप, डिज़ाइन और साइज की वजह कोशिका में उसका फंक्शन है। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल। इसी तरीके से लिविंग वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिज्म है वो डिफर करते हैं एक दूसरे से। इस सब का जो कारण है वो यही है, फंक्शन का अकॉर्डिंग अपना शेप जो है वो सबका अलग अलग है। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी तरीके से जैसे कि सब बने हुए तो वो सिमिलर कोशिकाओं से ही है, लेकिन वो सब दिखने में एक दूसरे के बिल्कुल अलग अलग है। तो कारण यही है, कोशिका का शेप और साइज सब में अलग है, डिजाइनिंग सबकी अलग अलग है। उनके डिसाइड कौन करता है कौन कैसा बनेगा, तो ये सब अपना वो हम आगे पढ़ेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं अभी। आप इतना ही ध्यान रखिए कि कोशिका शेप सेम ही होता है, लेकिन जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग अलग दिखता है। तो सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग। अगेन, सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक। तो जैसे कि ये नॉन लिविंग ब्रिक है, ब्रिक्स ये नॉन लिविंग है, तो इसके अकॉर्डिंग जो सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है। तो ये एक छोटी है, इसने क्वेश्चन किया है, अ हेन्स एग कैन बी सीन इजीली, इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। जो हेन्स का जो एग है, मुर्गी की जो अंडा है वो हम देख सकते हैं, तो वो क्या एक सिंगल सेल है या सेल का गुच्छा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो एक सिंगल सेल ही है। उस सिंगल सेल का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है। एग हेन्स एग, तो इसके अंदर ये ऐसा होता है। ओके, तो एक एनालॉगी है, ये ब्रिक्स की वॉल है और ये ऑनियन पील। जो आपने प्याज देखा होगा, प्याज के अंदर एक परत होती है वाइट कलर की, बहुत मामूली सी, बहुत पतली सी। तो उसको ऐसे निकाल के जब उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बिल्कुल सेम यही शेप आती है सेल की। ये सेल का ये है कि सेल कैसे अरेंज है उसमें। द एग ऑफ एन hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye। तो ये एक हेन्स का एग है, ये एक सिंगल सेल ही है। ये हमें इसलिए दिख पाता है क्योंकि ये साइज में थोड़ा बड़ा है। ओके, आगे चलते हैं। हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म सो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये शेप, साइज और सेल का नंबर सब में अलग अलग होता है। इसका को देखने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों है और
कैसे कैसी शेप वगैरह होती है, कितने सेल नंबर होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में। तो जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो, ये ब्लड सेल्स है, आरबीसी, ये भी ब्लड सेल्स ही है। देखते हैं, हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक लिविंग सेल को कैसे ऑब्जर्व किया और स्टडी किया, क्योंकि एक अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, लिविंग सेल लिविंग है लेकिन वो लिविंग बॉडी के अंदर ही लिविंग है। अगर मैं ऐसा कुछ अपना ब्लड निकाल दूँ, ब्लड मतलब ऐसे पिक करूँ और ब्लड निकाल के इसको स्लाइड पे देखूँ, तो वो कुछ टाइम के बाद जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सेल को, तो वो डेड है। तो हम देख तो पाएंगे लेकिन डेड को देख पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल। साइंटिस्टों ने लिविंग सेल को ऑब्जर्व कैसे किया। तो यहाँ पे एक आता है काम डाई मीन्स कलर ऐसे बायोलॉजिकल बायोकेमिकल एक एजेंट होते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग को या लिविंग बीइंग को बिना हार्म पहुँचाए उसको एक डिजायरेबल सेल को हाईलाइट कर देते हैं। हाईलाइट मतलब उस सेल के ऊपर ही अपना कलर छोड़ेंगे और फिर हम उसको माइक्रोस्कोप से या अल्ट्रासोनोग्राफी से, ये बहुत टेक्निक होती है, उससे हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, तो दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। तो उन्होंने क्या माइक्रोस्कोप यूज किया जो कि ऑब्जेक्टों को मैग्नीफाई कर देता है। जैसे कि बैकग्राउंड में माइक्रोस्कोप की इमेज है, छोटी सी चीज को थोड़ा बढ़ा के मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। तो स्टेन डाइज आर यूज टू कलर पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। ये जो मैंने बताया डाई, ये सारी ब्लड सेल्स में जो डाई यूज होती है ब्लड सेल्स को पता लगाने के लिए। जैसे कि आप ब्लड सेल्स में डाई का यूज करते हैं का क्वांटिटी पता लगाने के लिए। ओके, जब ब्लड टेस्ट होता है तो सैंपल ले जाते हैं, तो उसको यही सब काम होता है। डाई का यूज करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि कौन कौन सी सेल है, कौन सा माइक्रोब्स है या नहीं है, तो ये सब उसमें होता है। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। यहाँ पे बहुत सारे मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और उसमें अलग अलग तरह की शेप और साइज है। हाँ, देयर ऑर्गन ऑल्सो वेरी इन शेप। उनके जो ऑर्गन है वो भी शेप में डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं, साइज में अलग होते हैं, नंबर में अलग होते हैं, सेल की का जो नंबर है सब में अलग अलग होता है। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। उनमें से कुछ के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कोशिकाओं का नंबर, सेल का नंबर। सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं बच्चों। कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। क्या आप ये गैस कर सकते हो कि एक एलिफेंट में कितनी कोशिका होंगी नंबर में, और या एक बड़े पेड़ में कितनी कोशिका होंगी। द नंबर ये रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। ये जो नंबर है बिलियंस और ट्रिलियंस में जाता है। तो ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप एंड साइज। जो ह्यूमन बीइंग है ये, इसमें ह्यूमन बीइंग में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं जिसकी शेप और साइज अलग अलग होता है। एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। ये जो सब अलग अलग तरह की जो कोशिकाओं का ग्रुप है जिसको टिश्यू ऑर्गन बोलते हैं, ये सब अपना अलग अलग कार्य करती हैं और इसी वजह से उन सब की शेप जो है वो अलग अलग है। आरबीसी राउंड है, क्यों? क्योंकि इसको ऑक्सीजन कैरी करना होता है। तो इसमें ये एक बार में ऑक्सीजन जो कैपेसिटी है वो बढ़ाने के लिए इसकी शेप ऐसी रखी गई है। ओके, चलो एक क्वेश्चन है, वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं होगा, वैसे जनरल नॉलेज का है, कमेंट करना। एक आरबीसी कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी करती है? ओके, कमेंट में बताना। ओके बच्चों, डन। आगे चलते हैं। अ बिलियंस इज 1000 मिलियन एंड ट्रिलियंस इज 1000 बिलियन। ये क्वांटिटी बता रखी है कि बिलियन कितने होते हैं। बिलियन 1000 मिलियन होते हैं और ट्रिलियन जो है वो 1000 बिलियन होते हैं। ओके, ये सब मैथ है। ओके, आगे चलते हैं। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। जो जीव होते हैं वो अगर एक कोशिका से ज़्यादा से बने होते हैं तो उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब
मल्टी मतलब एक से ज़्यादा, सेलुलर मतलब सेल। तो एक से ज़्यादा जिस ऑर्गेनिज्म में सेल है उसको मल्टी सेलुलर बोलेंगे, और जिसमें एक सेल है उसको हम यूनिसेलुलर बोलेंगे। यूनि मतलब एक, और सेल मतलब सेलुलर मतलब सेल। The number of cells being less in small organism does not in any way affect the functioning of the organism। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को जीव में एक सेल है और किसी में एक से ज़्यादा है तो एक कोशिका वाले का जो फंक्शन है वो ज़्यादा अफेक्ट होगा, नहीं, वो बेसिक फंक्शन सारे अपना जो है वो कर पाएगा। बस ये है कि इतना एडवांस फंक्शन नहीं कर पाएगा जितना मल्टी सेलुलर कर पाता है। ओके, जैसे हम बोल पाते हैं, सिंगल सेल नहीं बोल पाएगा। तो जैसे हम सोच पाते हैं, ये अलग से एक कोशिका होगा, अलग से एक, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। ओके ओके, इसको कट करेंगे। आगे चलते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल। आपको बता दूं, जो आज जिसके पास बिलियंस ऑफ सेल है, जो मल्टी सेलुलर है, उसने जो अपनी लाइफ है वो एक सिंगल सेल से ही शुरू की थी। सिंगल सेल कौन सी है? फर्टिलाइज एग से। ओके, फर्टिलाइज एग सेल मल्टीप्लाई एंड the number of the cell increases development proceed। ओके, अब ये फर्टिलाइज एग क्या है? फर्टिलाइज एग बच्चों वो है जब हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, तो जो एम्ब्रियो बनता है वो एग से बनता है, एग और स्पर्म के मिलने से। तो उसके मिलने से जो फर्टिलाइज एग होता है फिर वो मल्टीप्लाई करता है, माइटोसिस करता है। ओके, तो उससे हमारा जो है वो सेल नंबर बढ़ता है। ओके, तो ये सब वही। लुक एट फिगर 8.3a एंड b। बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। ये भी सिंगल सेल से बना हुआ है, ये भी सिंगल सेल। ये अमीबा है A और ये B है, ये पैरामीशियम है। द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। जो यूनिसेलुलर है, ये जो सिंगल सेल रखते हैं उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। यूनि मतलब एक और सेलुलर मतलब सेल। ओके, आगे चलते हैं। A single cell organism perform all the necessary function that multi cell organism perform। जो सिंगल सेल है वो सारे बेसिक फंक्शन अपने लाइफ के परफॉर्म कर पाता है, जो मल्टी सेलुलर भी कर पाता है। A single cell organism like amoeba capture and digest food। अपना फूड को कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है। रेस्पिरेशन लेता है, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेता है। सांस लेने के भी ये रेस्पिरेशन दो तरीके से, एक ब्रीथिंग होता है सांस लेना, और एक रेस्पिरेशन होता है फूड को से एटीपी में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली रेस्पिरेशन वही चीज़ है, फूड को एटीपी में कन्वर्ट करना। अब एटीपी क्या है? एटीपी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये पावर हाउस ऑफ सेल है। मतलब जब भी हमारी कोशिकाओं को काम करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है तो वो एटीपी का यूज़ करते हैं। जैसे हमें कुछ भी खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो ऐसे ही कोशिकाओं को काम करने के लिए एटीपी चाहिए होता है। तो फूड से एटीपी निकालने का प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसको एक्सक्रीट करते हैं फूड को। ठीक है, फिर ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, ग्रो करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं। सिमिलर फंक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स परफॉर्म। Similar function in multicellular organisms are carried out by group of specialized cells forming different tissues। तो यही सेम काम रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोड्यूस, कैप्चर, डाइजेस्ट, ये सब मल्टीसेलुलर में भी काम होता है, लेकिन ये एक स्पेशलाइज सेल करती है। जैसे कि फूड का डाइजेशन स्टमक करता है, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और जो रेस्पिरेशन करता है वो अलग होता है, उसके लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल है। लंग्स है, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके, सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल मेम्ब्रेन पे पंप है माइटोकॉन्ड्रिया की सेल मेम्ब्रेन में। ये थोड़े एडवांस चीज़ें आगे पढ़ोगे आप, अभी सिर्फ इतना ही याद रखो। एक्सक्रीशन के लिए GIT है, और एक दूसरा किडनी है
ओके, जो ब्लड को प्योरीफाई करती है। टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन, सेल से कोशिका बनती है, सॉरी सेल से कोशिका बोलते हैं, सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ओके, आगे चलते हैं। ये बच्चों खाने की चीज़ है मशरूम, और ये मशरूम मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा कोशिका है इसमें। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है अमीबा पैरामीशियम, मल्टी सेलुलर का एग्जांपल है फंजाई। और फंजाई क्या होती है, फंजाई ये हम आगे बताएंगे अगले लेक्चर में कभी। ओके, तो ये मशरूम है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट इसलिए क्योंकि हम ये रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, तो चलिए एंजॉय कीजिए अपनी पढ़ाई को। जो भी आपको डाउट है आप कमेंट कर दीजिए, हम उसको जवाब देंगे। और कैसा लगा ये भी आप बताइए कमेंट में। ओके, तो चलिए गुड नाइट।